रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बदलते मौसम के साथ आप अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे। स्मॉग छाती चली जा रही है तो इस दौरान मास्क पहनना लाजिम है, नहीं तो आप खांसी का शिकार होंगे, गला आपका पकड़ा जाएगा, फिर दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मुआयना करवाने के बाद डॉक्टर भी यही तशखीस कर पाएंगे कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा की आलूदगी है जो आपके अंदर समाती चली जा रही है। तो खुद को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें। इसके साथ साथ अच्छी खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तान को मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, जहां बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने तौसी फंड के तहत यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सहूलत के तहत पाकिस्तान के साथ $1.2 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी है। और IMF के जारी करदा एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है, मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र में कमी आई है जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी देखी जा रही है। IMF ने हुकूमत की जानिब से तवानाई, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के अज़्म का भी एतराफ़ करते हुए ये कहा है कि माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए जामे पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हालिया सैलाबों के तनाजुर में जिनसे लाखों अफराद मुतासर हुए हैं और 1000 से ज़ायद अमवात हुई हैं, तो ये एक अहम पेशरफ्त थी। इसके अलावा निजकारी में भी पेशरफ्त हो रही है। 3 जो बताया जा रहा है कि जो तकसीमकार कंपनियां, बिजली की तकसीमकार कंपनियां, उनकी भी निजकारी के हवाले से जो राहें हमवार हो रही हैं। और इसके साथ साथ PIA से भी बात सामने आ रही है कि PIA की निजकारी में भी अब बेहतरी आई है। 5 बिडर्स हैं जिन्होंने इस वक्त बिड की है और दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि PIA की हालिया दिनों में ही परवाज़ें शुरू हुई हैं, दोबारा से बहाल हुई हैं और उन परवाज़ों के, इंटरनेशनल परवाज़ों के बहाल होने के बाद ये जो ग्रुप्स हैं अब सामने आ रहे हैं जो दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं लाहौर में इस वक्त टेस्ट जारी है और पाक अफ्रीका टीमें आमने सामने हैं। दिलचस्प मरहले में ये दाखिल हो गया जिस पर तफसीलन ये बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रोग्राम में हम सियासी जो है गुफ्तगू भी करेंगे और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासकर अगर हम KP की सूरत हाल पर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला का जो हल्फ लेना है वही मुअम्मा बन गया है। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय पाया है कि आज हल्फ ले लिया जाएगा और जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, गवर्नर साहब, वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस पहुँचे हैं पेशावर और वहाँ अब यहाँ हल्फ लिया जाएगा जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी से। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। आमिर ज़िया सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जनाब अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए मिजाज शरीफ। आमिर साहब इस वक्त सारी सूरत हाल देख ही रहे हैं आप, और इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में उमर सरफराज चीमा थे, फिर साबिक सदर आरिफ अलवी थे और अब फैसल करीम कुंडी हैं जो कि हल्फनामा जिनसे नहीं लिया जा रहा है। तो अब आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? ये जो एक नई ट्रेडिशन कायम हो गई है हमारे सियासतदानों में, आपको लगता है ये कोई अच्छी ट्रेडिशन है? बिल्कुल ज़ाहिर है कि बहुत ही मनफी है और मैं ही समझता हूँ, मैं क्या बहुत सारे तजज़ियाकार ही समझते हैं कि गैर जरूरी और बड़ा बिला वजह का तनाज़ा जो था वो खड़ा किया गया। अब आप देखिए ना कि जाने न जाने गुली न जाने बाप तो सारा जाने, सबको पता था कि इस्तीफा दे दिया अली मीर गंडापुर साहब ने, उसको इज़हार सोशल मीडिया पर आके किया। फैसल करीम कुंडी साहब उस इस्तीफे को, उसकी ऑथेंटिक होने को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि पूरे नेशनल मीडिया पे ये चीज आ चुकी थी कि जी वो इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने फ्लोर पे कह दिया था असेंबली के। तो मैं समझता हूँ गैर जरूरी बिला वजह का एक आपने तनाजा खड़ा किया और मामला जो हमारे सियासतदान शिकायत करते हैं कि जी कोर्ट में क्यों जाता है, इदारे क्यों मुलविस होते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे जब सियासी रहनुमा या जो कायदीन है वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप देखिए फिर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि जी बुध के रोज 4 बजे तक हल्फ ले लें, गवर्नर खुद लें वरना उनकी जगह स्पीकर ले लें। तो और जाहिर उसके बाद आप देखिए कि जब ये फैसला आ गया और खुद बिलावल भुट्टो ने कराची में तकरीर के दौरान कहा कि जी गवर्नर साहब पेशावर जाए और अपना आईनी कानूनी जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, उसको पूरा करें, तो वो फौरन वापस आ गए। और यहाँ पर भी वो 2 तरह की बातें कर रहे थे। पहले तो वो कह रहे थे जी मैं बड़ा स्क्रूटनी करूंगा
उस इस्तीफे की। अब उनका ये काम नहीं है, वो 18वीं तरमीम के तहत उनके पास इख्तियार नहीं स्क्रूटनी करने का। लेकिन जब बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ताकीद कर दी तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं वापस जाता हूँ, अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो मुतज़ाद बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता किसके इशारे पे किया उन्होंने, क्यों किया, और ये बिला वजह का एक। तो आमिर साहब इससे होता क्या है? इससे सिर्फ टाइम ही बोरो हो पाता है या और भी कुछ कोई मकासद पूरे किए जा सकते हैं? देखिए, एक उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरी चल रही थी कि अगर आप डिले करते हैं तो क्या जो है वफाकी हुकूमत जो कि बड़ी बुरी तरह से इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी कि सुहेल आफरीदी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, खुद गुजरा कि उनकी बुराइयां कर रहे थे, तो गालिबन उनको मौका मिलता है कि वो पीटीआई अरकान के ऊपर असरअंदाज हो सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इन सबको आज़ाद करार दे दिया गया। ये अजीब गरीब किस्म का हमारे यहाँ वो है कि पार्टी है, उस पार्टी की फदारियां हैं, वो अपने नज़्म ज़ब्त पे, लेकिन निज़ाम उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार खुद एक बहुत मुतनाज़ा किरदार है, और उसने जब उनको आज़ाद कर दिया तो लोग ये समझ रहे थे कि जी गालिबन वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। फिर ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरी चली कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान की बात नहीं मानेंगे और वो कोई मुज़ाहमत कर सकते हैं, तो अपने साथ कोई जत्था लेकर 20 लोगों का सवाल था ना, 73 लोगों के ऊपर आपकी वो बनती है 145 के हाउस के अंदर हुकूमत, तो वो गालिबन निस्बत क्लास से मिलकर जो है कोई एक मिनी बगावत कर देंगे। लेकिन तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरीज थी आपने देखा तो तमाम की तमाम फेल हो गई, और पीटीआई ने अपना एक कहते हैं ना मुश्तरका एक उन्होंने दिखाया है कि जी हमें थोड़ी गलती के बावजूद, और लोगों ने वोट दिए और 90 वोट मिले उनको, तो जाहिर है कि वो एक्सपोज हो गए। उनको पता है कि जी अगर आप कोई गैर आईनी काम करें, कोई और काम करें तभी कुछ कर सकते हैं, वरना सुहेल आफरीदी साहब को इत्मीनान हासिल है। और बात ये है कि जब एक शख्स एमपीए बन सकता है, वो वजीर बन सकता है, तो सीएम भी बन सकता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वफाकी वज़रा जो थे उनके खिलाफ इतनी बातें कर रहे थे। जी ठीक है। अच्छा, अब आमिर साहब एक और भी चीज़ है जो हम शेयर चाहेंगे। कल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्ट्रीट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि चेंज की वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर ने मुस्ताफ़ी होने से 6-7 दिन पहले बानी पीटीआई को बताया मुझे आपकी रिहाई 1.5-2 साल नज़र नहीं आ रही, और अली अमीन गंडापुर ने ये बात मुझे खुद बताई। उन्होंने कहा क्या, पहले सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ये चेंज हुई है, वो चेंज की वजह जो है अली अमीन खान ने 6-7 दिन कबल मुस्तफ़ी होने से 7 दिन कबल खान को बताया कि मुझे आपकी रिहाई 1.5-2 साल में नजर नहीं आ रही है। ये अली अमीन खान ने ये बात खुद मुझे बताई। अच्छा, तो लिहाजा खान की तो उम्मीद ही केपी की हुकूमत से है कि वो कोई एहतजाज करेंगे, और एहतजाज ही वाहिद रास्ता है खान की रिहाई का। आमिर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, ये तो इसको रिलेट कर रहे हैं बानी की रिहाई के साथ, लेकिन फैसला सुना पहले हो चुका था, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, 2-3 बातें हुई। पहले तो ये समझना चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहब जो है पार्टी से लग होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर के बहुत ही करीब रहे हैं, बिल्कुल दोस्ती है। फिर आपको हमें ये भी पता है कि उनकी सिर्फ अली अमीन गंडापुर से ही नहीं, मरवत साहब की पीटीआई के काफी लोग जो हैं, जो सब उनके हार्ड लाइन एमपीएज हैं और एमएनएज हैं, वो मरवत साहब के लिए नरम गोशा रखते। तो मरवत साहब की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर वजन है। लेकिन किसी भी सियासी अमल के बारे में आप उसको एक फैक्टर से नहीं जोड़ सकते, हमेशा याद रखें। उसमें यकीनन के इमरान खान की तवक्कुआत है कि जी एक ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है चलाई जाए उनके रिहाई के लिए तहरीक की फैक्टर है, और हमने देखा कि कई मरतबा कोशिश की गई लेकिन रियासत ने बड़ी सख्ती से उसको कुचला। 26 नवंबर का जो जख्म है वो भी ताज़ा है, और लोगों को यानी कि जो कीमत है एहतजाज करने की तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और सिर्फ आप इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में बहुत ज्यादा कहते हैं ना इस ताकत इस्तेमाल की जा रही है। और कभी ऐसा नहीं होता था कि जी सियासी कारकुन अगर गिरफ्तार हो रहा है उसकी गाड़ी भी तोड़ेंगे, उसके घर को भी तोड़ फोड़ होगी। तो एक बिल्कुल एक नया ट्रेंड जो है आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में आया है जब से इमरान खान की गई है। तो ये चीजें उनके लिए मुश्किल थी, तो एक फैक्टर है ही। दूसरा फैक्टर यकीनन अली अमीन गंडापुर की जो चपकलिश हुई है उनकी खान साहब से जी, और उसके बारे में फिर एक और ये कहा गया कि जी उनकी जो इमरान खान की जो बेगम है वो उन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करती थी, ये भी एक फैक्टर था। फिर ये भी फैक्टर था कि विद इन द पार्टी अली अमीन साहब के जो केपी के बहुत सारे उनके धड़े थे वो उनके सख्त खिलाफ थे। तो मजबूरी तौर पे ये तमाम फैक्टर्स मिलाकर
उनकी तो साहब, अगर ये अलीमा खान साहिबा वाला फैक्टर है और वो अगर इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे अलीमा खान साहिबा है, तो वो फिर पार्टी में कोई ओहदा क्यों नहीं ले लेती? क्योंकि सब लोग तो यही कह रहे हैं कि जो बानी पीटीआई हैं वो मौरूसी सियासत के बड़े खिलाफ थे, और अब ये जो फैसले कर रहे हैं, पहले यही कहा जा रहा है कि बेगम के कहने पे फैसले किए गए, बहन के कहने पे वज़ीर आला को हटा दिया गया, तो क्या ये बात दुरुस्त है जो ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं, वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, इसलिए चपकलिश हुई और उसके बाद फिर अली मीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया? जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर जो है उसकी वजह बने उनके आउस्टर की। तो अलीमा खान का भी एक मतलब, अलीमा खान का जो झगड़ा वो भी इसी बात पे कि खानदान वालों को तौक़ुआत की है कि जी वो ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकेंगे, लेकिन जब आप हुकूमत में होते तो आपको अपनी मजबूरियों का लोगों को इल्म नहीं होता। तो ये तमाम फैक्टर्स हुए। मैं नहीं समझता कि पीटीआई जो है वो मौरूसी सियासत की तरफ जा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के खमीर में जो मेरी बात होती रहती उनके कई सीनियर लीडर्स के साथ, तो ज़ाहिर है उस चीज़ के डेड अपोज हैं। और अगर आप समझते हैं कि एक और पीपल्स पार्टी 2 बन जाएगी, नून लीग बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अभी तक तो यही सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान को इत्मीनान जो है अपने साथियों से ज़्यादा अपने ख़ानदान पे यूँ है कि साथी तो छोड़ के चले गए बहुत सारे, असद उमर से लेकर बड़े बड़े आप नाम देख लें। कराची की अगर आप लीडरशिप की बात करें, इमरान इस्माइल चले गए, अली जैदी चले गए, फिर आप पंजाब में इसी तरह कई लोगों को उन्होंने सफेबल के लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। केपी में ये किया, परवेज खटक साहब चले गए, तो जाहिर है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। तो ये भरोसा करें, लेकिन इनकी आप कोशिशों को यहाँ तक वो रखे महदूद कि उनकी रहाई के लिए है। मैं नहीं समझता कि कोई किरदार आगे चल के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आमिर साहब, ये जो अभी अली अमीन गंडापुर साहब की बात हो रही है, फैक्टर उनके आउस्टर के तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक पोजीशन अभी मेंटेन की है कि पहले वो वज़ीर आला के तौर पर खिदमत दे रहे थे, अब कारकुन के तौर पर देंगे, तो आपको लगता है कि इनका खिदमत की ज़रूरत होगी सुहेल आफरीदी साहब को, जो कि नए वज़ीर आला है? ये पहली बात हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कम से कम आप उनकी इस बात पे तारीफ करें कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि जी ये जो कुर्सी है उनकी वो इमरान खान की अमानत है, और जब वो कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कोई तमाम तर मौके थे उनके पास कि वो कोई करतब दिखा सकते थे, कलाबाजी खा सकते थे, वो पार्टी के साथ खड़े रहे। सियासत में हमेशा ये होता है कि आपको एक ओहदा मिला और वो आपसे चला गया, तो कुछ अर्से आप लो प्रोफाइल में रहते हैं और उसके बाद दोबारा आपका कम बैक हो जाता है। तो उन्होंने अपनी पार्टी से लॉयल्टी को, वफादारी को साबित किया। और यकीनन सुहेल आफरीदी के दौर आएगा। सुहेल आफरीदी साहब नौजवान हैं, ज्यादा पुरजोश हैं वो, और ज्यादा उनकी सियासत के हवाले से कहा जाता है कि मुज़ाहिमत पे यकीन रखते हैं, इक़्तिदार पे यकीन रखते हैं, तो उनका एक अपनी हिकमत अमली होगी। तो अगर कुछ अर्से के लिए अमीन गंडापुर साहब जो है पार्टी में रहते हुए रहे भी, वो बयानबाजी भी करते रहे और बैक सीट ले ले, तो कुछ में हर्ज नहीं होगा। और वो फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी आगे आगे एक पीछे चला गया। बड़ी पार्टियों में ऐसा होता रहता है, और एक मुस्बत रिवायत है। मुझे तो अच्छा लगा कि उन्होंने जो है कोई ये नहीं किया कि जाके वो बाकी हुकूमत से मिल गए। उन्होंने कहा जी ऑपोजिशन के 53 वोट है, 20 को मैं तोड़ लेता हूँ तो 73 हो जाएंगे मेरे पास। उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, और जो उनके संदेशे थे वो खत्म हो गए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से ये एक तब्दीली हुई है और एक बड़ी तब्दीली थी है, इसके बाद कुछ मजीद स्ट्रक्चरल तब्दीलियों का भी तस्करा हो रहा है, आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में, जिस तरह से ये बात भी हो रही थी कि बैरिस्टर गौहर की जगह जुनैद अकबर को लाया जाएगा, और इसके अलावा भी जो जारे मिजाज इनकी कारकुनान है या लीडरशिप है उसको आगे लाया जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तर्ज सियासत में तब्दीली ला रही है, जो जारे मिजाज जो सियासतदान है उनको आगे लाकर दिखाई भी जाएगी, शो भी किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है? आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। अब ये कब होता है? ये फौरन होता है, ये कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद होता है। बात ये कि एक तो हमें समझना ही चाहिए कि जो क़यादत वकला की लाई गई वो बुरे हालात में लाई गई थी, जब पार्टी पे प्रेशर बहुत था और लोगों को जो है छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था। तो इन लोगों ने अपना एक अच्छा किरदार अदा किया कि जब कोई नाम लेवा आपको नजर नहीं आ रहा था तो सलमान अकरम राजा और गौहर साहब जो थे ये विकेट पे खड़े रहे। मगर इन पे एतराज ये कि इनको सियासी तजर्बा नहीं है, दूसरा जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं है वर्कर्स के साथ। मतलब एक होता है ना कि जब आपकी एक एवोल्यूशन होता है, आप एक नेचुरल तरीके से पार्टी में होते तो आप लोगों को जानते हैं, उसके मिजाज को समझते हैं, तो कोई बईद नहीं है कि इस तरह की कोई तब्दीली हो। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ जो इस वक्त क्या है कि उसकी तंजीमी ढांचा कमजोर है, उस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, स्ट्रक्चर जो है उनके पार्टी के मजबूत नहीं है। ताल्लुक जो है इमरान खान का और
अवाम का है, जितना भी है। बिल्कुल। आमिर साहब, आपको लगता है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से कोई मौसर एहतजाज नहीं कर पाई पीटीआई, क्योंकि वो क़यादत वकला के हवाले कर दी गई थी? फिर मैं अर्ज करूंगा कि सियासत में एक फैक्टर नहीं होता, ये भी एक फैक्टर होगा जिसने प्ले किया, लेकिन उससे ज्यादा जो है कि हुकूमत ने या निजाम ने पीटीआई को इजाजत नहीं दी कि अपना मोमेंटम बना पाए। जिस तरह का जबर किया गया, जिस तरह के क्रैकडाउन किया गया, उसके बाद जो है बड़ा, क्योंकि देखिए कोई मिलिटेंट तंजीम तो है नहीं, डेमोक्रेटिक तंजीम है। इसमें अपर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप ये समझे कि वो कोई मतलब है अगर रोज पुलिस छापे मार रही हो, आपका एक जमहूरी हक जो है डिनाई कर दिया गया हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कहना बड़ा आसान है कि जी एहतजाज करें, लेकिन जब आप लाठी के सामने जाते हैं, आंसू गैस होती है, गोली चल रही होती है, घर पे लोग आ जाते हैं, आपके घर को तोड़ फोड़ करते हैं, बच्चों को डराते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। उसमें बड़े से बड़ा आदमी जो है, ये कहना आसान है कि जी अली जैदी ने छोड़ दी पार्टी और फला ने छोड़ दी, उन पर पता नहीं किस तरह का दबाव होगा, क्या धमकियां मिली होंगी, उसके इतराफ ये लोग करते हैं पसे पर्दा। तो ये फैक्टर्स होते हैं। उसमें बाज लोग होते हैं जिनमें जुर्रत होती है, वो उसके बावजूद खड़े रहते हैं। बाज लोग होते हैं वो कमजोर दिल होते हैं, या उनको वो उसमें आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। और ज़ाहिर है कि तो ये कुछ हुआ है, इस तरह के फैक्टर्स हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस बात का, मैंने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो ये जबर भी जो था एक फैक्टर था, तंजीम की कमजोर जो वो था स्ट्रक्चर, वो भी वो था, और ज़ाहिर है कि क़यादत भी एक फैक्टर था। जी अच्छा आमिर साहब, अब अगर सुहेल अफरीदी साहब को देखा जाए तो उनके लिए एक जो मेजर बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए उनका और वफाक का एक पेज पर होना भी बड़ा ज़रूरी है, यानी सूबा और वफाक एक पेज पर, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि ये बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे ताकि सूबे के हक़ में कुछ बेहतर हो जाए? देखिए, जो सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान की भारत से लड़ाई हो रही थी तो एक बहुत बड़ा एक कौमी जो था इत्तेफाक राय था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। जब मामला अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी से निपटने का आता है तो हमारे यहाँ दो राय पाई जाती हैं, और वो राय ये नहीं कि कोई दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, वो राय ये है कि जी दहशतगर्दी से निपटना कैसे है, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात कैसे रखने, उसके लिए हिकमत अमली पे फर्क है। अच्छा, हिकमत अमली पे जो फर्क होता है वो मतलब है वो हो सकता है, वो जमहूरी हक है सबका, और लेकिन समझना ये कि जी वफाक की जिम्मेदारी होती सरहदों की हिफाजत करना, मतलब है ये जराइम से लड़ना। जब सूबे के अंदर चीजें हो रही होती, पुलिसिंग का मसला आता है जो सूबे की है। यहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ी पेचीदा है। यहाँ पे सरहदों की निगरानी ज़ाहिर की हमारी जो है फेडरल फोर्सेस कर रही होती है, उनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता, सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है पाकिस्तान को, कि आप बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में PDM-1 के दौर से जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसके नतीजे में जो है दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। तो क्या उस इंसानी की जरूरत है? ये बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि हम जो है पूरा ठीक है उखाड़ नहीं पा रहे थे दहशतगर्दी को, लेकिन कंटेन किया हुआ था। और कंटेन करने का जो आपने नुस्खा था वो ये था कि आप कहीं पे बात करते थे, कहीं पे कैरेट इस्तेमाल करते थे, और कहीं पे स्टिक, कहीं पे आप उनको सख्ती से भी निपटते थे। तो एक इम्तिजाज। अब जो है पूरा भरोसा जो है वो इस पर है, क्रैकडाउन पर है, और वो ऑपरेशन पर है। तो एक तवाज़ुन की जरूरत है हमें, और दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। इसी तरह हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बहुत क्लाउड रहा है, हमारा लिवरेज रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का, उसी तरह से जो है तिजारत का था, हमारा पोलिटिकल क्लाउड था, वो एकदम खत्म हुआ है। क्यों हुआ है? हमें सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है, और हमने उस ख्वाब को, वो खौफ को पूरा कर दिया कि हम कहते थे ना कि भारत मशरक में और एक मुखालिफ अफगानिस्तान मगरिब में, और इनका इश्तराक। तो ये क्यों हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें तो बताया कुछ और जाता था, और उसमें हम लोगों ने तालिबान को मिसरीड किया है या उनको हमने अफगान तालिबान को मिसहैंडल किया है, ये सवालात हैं। और उसमें हमें जिंगोइज्म से परहेज करना चाहिए। हमारे जैसे वजीर दिफा है वो अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। बिल्कुल। और आमिर साहब, ये भी तो हो सकता है कि भारत जो है अपनी हजीमत मिटाने के लिए अफगानिस्तान को आगे कर रहे हैं ताकि उनकी जो नाकामी है उसको किसी तरह से छुपाया जा सके। देखिए, बिल्कुल सहल सी आप मतलब एक सहल सा एक वो है कि वाकई भारत कर रहा होगा, ये उसको करना चाहिए, दुश्मन है हमारा। पर हमारा सवाल ये कि इस काबुल पे हमारा इतना असर हुआ करता था, असर नफूज हुआ करता था, इन्फ्लुएंस था, हमारे हाथ से कैसे चीजें निकल गई। तो हमने कहाँ पे
ट्रीट किया और कहाँ पे मिसहैंडल किया। तो हम जैसे लोग कहते हैं कि हमें खुद तनकीदी की जरूरत है। देखिए, दुश्मन से तो आप मकारी की उम्मीद करेंगे ना, भारत को तो यही करना है। हमने काउंटर करने में क्या किया, हमने कैसे उनको अपने कंट्रडिक्शंस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तो आप ऑल इज नॉट लॉस्ट विद अफगानिस्तान, आपको इवेंचुअली उनसे बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए। आपके कल्चरल हिस्टोरिकल उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात सदियों हैं। आपके मतलब इजराइल प्रोग्राम अब्दाली है, उसका नाम गजनवी है, ठीक है ना। आप देखिए तो हमारे उनके ताल्लुकात की नौयत क्या है। तो फिर ये जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह के बयान देते हैं कि जी वो इंसान फरामोश अगवान, बात ये है कि जो पाकिस्तान है, आधा ट्राइब पाकिस्तान में, आधा ट्राइब अफगानिस्तान में, आधा खानदान यहाँ पर है, आधा खानदान वहां है, तो किसी की तज़ीक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आप आग लगाते हैं, जिंगोइज्म जो होता है बहुत बुरी चीज होता है। तो आप प्योर सियासत करें, आपने उन पे 40 साल 50 साल एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आमिर साहब, जामे तबसरे बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सदीका से, जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के इंतखाबात के फिगो जो है उसके ट्रस्टी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर आयशा सदीका इस ओहदे पर फाइज होने वाली पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून बन गई हैं और हाल ही में फिगो विमेंस अवार्ड 2025 से भी इन्हें नवाजा गया था। तिब्बी शोबे में नुमाया कारकर्दगी और खवातीन की सेहत के फ़रोग के लिए खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड दिया जाता है। फिगो दुनिया भर की गायनेकोलॉजी और ज़चगी से मुतालिक तंजीमों का सबसे बड़ा आलमी इदारा है। फिगो की जनरल असम्बली में 142 ममालिक की नुमाइंदगी होती है और सिर्फ 10 नुमाया शख्सियात को ट्रस्टी के तौर पर मुंतखब किया जाता है। डॉक्टर आयशा सदीका बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अस्पताल में गायनेकोलॉजी के शोबे की सरबराह ज़चगी हैं और जहाँ इन्होंने खवातीन की सेहत और तालीम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया है। मज़ीद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नई पोजीशन के लिए आपको मुबारकबाद। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो, बल्कि मैं कहती हूँ पूरी आलम इस्लाम के लिए ये है। आई एम द ओनली मुस्लिम फिगो ट्रस्टी ड्यूरिंग 2025 एंड 27। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। एग्जैक्टली है, और तमाम खवातीन के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि जो फिगो के इंतखाबात हैं, इसमें ट्रस्टी के ओहदे के लिए जो आपको जिस तरह से मुंतखब किया गया है, ये ट्रस्टी होता क्या है और इसका इंतखाब बेसिकली कैसे होता है, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि फिगो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। 1954 जेनेवा में इसकी बुनियाद पड़ी थी और पाकिस्तान पहली दफा फिगो ट्रस्टी के इलेक्शन में एलिजिबल हुआ है और सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, उसको पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में फिगो को ये एसओजीपी रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2-2 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं और हर सोसाइटी से नॉमिनेशन जाती हैं। नॉमिनेशन उन डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट की होती है जिनको अपने मुल्क के, जो हमारी प्रेसिडेंट होती है और जो हमारी सोसाइटी के 5000 मेंबर हैं, उनको जब ये लगे कि हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव की हमने सीवी भेजनी है, उसकी हमने डिटेल भेजनी है फिगो ऑफिस में, फिर वहां पर सब चीजों की कि क्या ये कैंडिडेट जो नॉमिनेट हुआ है क्या वो इस काबिल है, क्या उसने वुमेन हेल्थ के लिए कोई काम किया है, क्या उनका इतना एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2022 में प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इसीलिए ले चुकी हूँ। बलूचिस्तान में कई एजाजात लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान को अगर देखें तो सरफहरिस्त मुल्कों में आता है कि दौरान ज़चगी अमवात के हवाले से, तो क्या विजन लेकर अब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगी? होगा कि चूंकि पाकिस्तान की मैटरनल मोर्टेलिटी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है और बलूचिस्तान वो प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान की इस हाई मैटरनल मोर्टेलिटी में
बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है, पेरिफेरी में तो डॉक्टर्स ना होने के बराबर है। तो मेरा ये विजन होगा कि केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के जो दही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ हम ट्रेनिंग्स करवाएं, वहाँ हम अवेयरनेस पैदा करें कि हाउ कैन वी रिड्यूस द हाई मैटरनल मोर्टेलिटी। मेरा मेन फोकस जो है वो पेरिफेरी पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी अभी जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान में वाकई सेहत आमा के बेशुमार मसाइल हैं और बड़े शहरों में तो अस्पताल हैं, लेकिन छोटे शहरों में जो अस्पताल हैं भी, वहाँ इलाज का जो मयार है वो वैसा नहीं होता। इस हवाले से भी कुछ तजावीज़ हैं आपके पास, और फिगो में किस तरह आप अपना किरदार इसको जो है अदा कर सकती हैं? देखिए, फिगो में अब दिसंबर में हमारी इंडक्शन होगी, जैसे ओथ टेकिंग होता है, उसमें वो हमें ये पूरे 2 साल का एक रोड मैप देंगे, वो हमें गाइड करेंगे कि हाउ कैन फिगो हमें किस तरह से ट्रेनिंग देगा, और फिर हम मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे हर सूबे में, हर शहर में, हर विलेज में, क्योंकि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट तो मौजूद हैं। तो टीम ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट जिसमें सीनियर, जूनियर, इन सबको हम ट्रेन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करें। हमारे पास अब पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स ये हमने बनाने होंगे, और इन सब चीजों को पहले हम मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे और इसके बाद हम इसको डिसमिनेट करेंगे। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर शहर में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का ग्रुप है, हम उसमें पहले अपनी एक टीम तैयार करेंगे और इंशाल्लाह अपने डॉक्टर्स को, मिडवाइफ्स को, एलएचवीज को, इन सबको इंशाल्लाह। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डॉक्टर्स भी नहीं है अस्पतालों में, और मिडवाइफ्स ही अपना किरदार अदा करती हैं दौरान ज़चगी। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या फिगो इसमें भी मुआवनत करेगा आप लोगों की, और आप उनको भी ट्रेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है, और हमारे पास बहुत अच्छा वर्क फील्ड है, जैसे एलएच जी, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। और देखिए, पेरिफेरी में अगर नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस वो डील करती हैं और कॉम्प्लिकेटेड रेफर हो जाती हैं, तो फिर शहर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी फिर बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर मिडवाइफरी का जो कल्चर है बहुत ही कम है, और अक्सर जो इसका उज़र बयान किया जाता है वो यही है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है यही वजह है, या कुछ और फैक्टर्स भी मौजूद है कि लोग बिलीव नहीं करते, उन पर एतमाद नहीं करते, और अपने जो देसी एक रिवायात जो जारी हैं उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं? जी जी, हमें देखिए, ये तो एक हकीकत है कि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैं ग्लासगो से पढ़ के आई हूँ, यूके में मिडवाइफ्स नॉर्मल डिलीवरीज करती हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी मिडवाइफरी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोगों का बिलीव आ जाए उनके ऊपर, क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स ही हुआ करती थी। अब हमने ये, इसको कहते हैं टास्क शिफ्टिंग, जहाँ पे आपके पास सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ जूनियर को ट्रेन कराए, जहाँ जूनियर डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पर फिर हमने एलएचवीज, मिडवाइफ्स, इनको हमने ट्रेन करना है। और इंशाल्लाह ये ट्रेंड अभी आ गया है पंजाब में, सिंध में, और मैं ये चाहूंगी कि बलूचिस्तान में भी हम इस पे काम करें, और मिडवाइफरी के स्कूल्स, एलएचवीज, इनको हम ट्रेन करें और उनको सही मानों में ट्रेन करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या किरदार हो सकता है इस तमाम सूरत हाल में, ये जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है कि दौरान पैदाइश जो है माओं और जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ्स हो रही हैं, जो टोल पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है और वो टॉप पर है, इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा? वो आपके साथ किस तरह से कोऑपरेट करके इस सारे काम को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए, मेरा यह ख्याल है कि एसओजीपी के प्लेटफॉर्म से, जिसकी अभी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और फिर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, अब मैं कुछ हमसाया ममालिक की बात करूंगी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर गवर्नमेंट जो सोसाइटीज होती हैं ऑप्स एंड गायनी की, उनसे पूछे बगैर वो कोई पॉलिसी नहीं करती। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि आने वाले सालों में मैं ही प्रेसिडेंट होंगी, तो मेरा ये ख्याल है कि अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठ के हमारा ये ख्याल है कि हम अपने मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, उस लेवल पे जाके जो पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन जो बजट होता है
जब हमें एक अच्छा बजट गायनी ऑप्स को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिविल हॉस्पिटल कोयटा की। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में 80 से 80 डिलीवरीज डेली होती हैं, 15 से 20 सर्जरियन सेक्शन होते हैं, लेकिन बजट हमारा जो सेहत का बजट है वो इतना नहीं होता। हमारे लोग, हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी अभी इस बात पे गौर कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल। और आप भी ट्राई कर रही हैं, बिल्कुल। जो अब आप इस पोजीशन को होल्ड कर रही हैं, ट्रस्टी बन गई हैं फीगो की, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस पोजीशन बाद पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा हमसे बात कर रही थी और आजकल क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में और उसको बेहतरी की तरफ किस तरह से ले जाया जा सकता है, उस पर डिस्कशन हुई। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दही खवातीन की खिदमात का एतराफ़ करना है। खवातीन का आलमी दिन पहली मरतबा 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद की मंजूरी से 2007 में इस दिन की मंजूरी दे दी गई और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़ायद दही खवातीन शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं और 50% खुराक की पैदावार का इन्हिसार इन्हीं दही खवातीन पर है। पाकिस्तान में आबादी का निस्फ खवातीन पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शोबा ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन बदकिस्मती से खवातीन तहरे बोझ और इस्तेसाल का शिकार हैं। खवातीन घर का काम भी करती हैं, खेतों में मजदूरी भी करती हैं, लेकिन उन्हें उनके हकूक नहीं दिए जाते हैं। मर्दों खवातीन मजदूरों में औरत को मुआवजा कम मिलता है, काम एक सा होता है, काम के औकात एक से, मगर कम मुआवजा उनका रिवाज है। देहात में दौरान ज़च्चगी खवातीन की शरह अमवात ज़्यादा है, वहाँ सेहत की सहूलियात नापैद हैं। 2024 है और दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, सेहत के शोबे में इनकलाब आ चुका है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक देहात की खवातीन के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात शहरों की निस्बत बहुत कम है। जी हाँ, दही खवातीन को तरक्की के धारे में लाने से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और अब 2025 है। अगर अब हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम कब सोचेंगे कि हमारी जो खवातीन हैं उनको बराबर लेकर आना है। अगर वो काम बराबर का कर रही हैं तो उसके बदले में उनकी जो उजरत है वो भी उस बराबर की होनी चाहिए। जो उजरत मर्दों को दी जाती है वही खवातीन को दी जानी चाहिए। जिस तरह से इज्जत दी जाती है उसी तरीके से खवातीन वर्कर्स को भी इज्जत दी जानी चाहिए, उनका इस्तेसाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये इस्तेसाल जो है वो घरों से ही शुरू होता है और उसके बाद फिर आप जिस लेवल पर भी चले जाएं आपको ये होता हुआ दिखाई देता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी ये बात है। और आप देखिए एजुकेशन में भी हाल है, अगर आप बच्चे को तालीम दिला रहे हैं तो बच्ची को भी तालीम दिलाइए, वो भी मुआशरे का एक अहम रुकन है, एक अहम पिलर है। अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होगी, अगर आप खेतों में भी काम कर रहे हैं, तालीम के साथ काम करेंगे, खेतों में पैदावार बेहतर होगी और उसके साथ साथ खेतों में काम करने वाले ज्यादा नॉलेजेबल होंगे और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप ही को उसका फायदा होगा आखिरकार। लेकिन ये लोग सब खवातीन का इस्तेसाल सिर्फ इसी बुनियाद पर नहीं होता कि उनको हकूक नहीं दिए जाते, बल्कि इस तरह भी होता है कि उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और वो ज्यादा मेहनत करके भी किसी जरूरत पीछे रह जाती हैं। तो हमें उनको पीछे नहीं रखना, अपने साथ लेकर चलना है। अभी ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, मिलवाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अली सबसे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ जी। आपके गहरे दोस्त हैं? मेरे गहरे दोस्त हैं। कितने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 के करीब होंगे। मेरे भी कुछ इसी हिसाब से हैं, लेकिन सेगमेंट माइंड मैटर्स में आज क्या बात हो रही है वो ये हो रही है कि इंसान की ज़िंदगी में गहरे तरीन दोस्तों की तादाद हो कितनी सकती है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार मंदर, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बहुत ही एक खूबसूरत मौजू है और मौजू ये है कि आपकी गहरे तरीन दोस्त कितने हो सकते हैं, यानी किस नंबर में हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आजकल का, आज के हवाले से ये रेलेवेंट सवाल है, आजकल के दौर के हवाले से ये इसलिए रेलेवेंट सवाल है क्योंकि अब आपके पास फ्रेंड्स 5000 की जो लिमिट है वो तो फेसबुक की है, अदरवाइज़ फॉलोअर्स वो तो शायद लाखों में हो सकते हैं। इंसानी जो यादाश्त है या हयातियाती अगर पस मंज़र इंसान का देखें तो वो कितने रिलेशनशिप्स होल्ड कर सकता है, कितने ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रख सकता है। इसके हवाले से रॉबिन डमर ने के बहुत ही कमाल काम किया। उन्होंने प्राइमेट्स पे काम किया, उन्होंने उन तमाम स्पीशीज़ को देखा, उन्होंने ये देखा कि कौन कितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मेंटेन कर सकता है और उसके बाद उसके ब्रेन साइज़ को लेके और फिर ह्यूमन के ब्रेन साइज़ को लेके उन्होंने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट ये किया कि इंसान जो है वो 150 मीनिंगफुल रिलेशनशिप
रख सकता है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स रख सकता है। और इससे मुराद ये है कि कोई भी फ़र्द जब आपके सामने आए तो उसका पूरा पस मंज़र और उसके साथ आपका जो ताल्लुक़ है उसकी पूरी हिस्ट्री आपके फौरी तौर पे सामने आ जाए। तो इस तरह का रिलेशनशिप का जो मैक्सिमम नंबर है वो 150, और ये 150 जो है ये इंसानी तारीख में बहुत अहम रहा भी है। महल्ला जो है जब 150 से ज़्यादा होता है तो अजनबियत दर आती है। बहुत सारी जो फ़ौजें थी उनका जो बहुत ही मिनिमल यूनिट था वो 150 था। इसी तरह क्योंकि इसके बाद जो इंटीमेसी या आपस के जो ताल्लुक़ है ये ख़त्म हो जाता है, कम्युनिटी के तस्वुर जो है वो 150 तक मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद अगर 150 हाउस होल्ड भी हो सकते हैं अगर कम्युनिटी की हम बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपके जो गहरे तरीन दोस्त हैं वो कितने हो सकते हैं, तो उसको वो 5 कहते हैं। और 5 गहरे तरीन की डेफिनेशन ये है कि जो हर वक्त राब्ते में तमाम आपकी हर ज़रूरत में काम आना, दुख दर्द का साथी, वो तमाम इस तरह के जो दोस्त हैं वो 5 हो सकते हैं। 15 जो है वो रेगुलर फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी ये आप मैक्सिमम नंबर है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। ये वो है जो कि एक्जैक्टली राब्ते में रहते हैं और एक हमदिली या हमदर्दी की बुनियाद पे एक बहुत अच्छा आपके साथ उनके साथ रिलेशनशिप होता है। और इस रिलेशनशिप के साथ जो है एक और फ्रीक्वेंसी का मैंने जिक्र किया वो ये है कि वो रिलेशनशिप यानी जो बहुत ही क्लोज़ आपके दोस्त हैं जो कि 5 हो सकते हैं, उन 5 के साथ आपका हर हफ्ते मिलना ज़रूरी है। और अगर आप हर हफ्ते नहीं मिलते तो इसमें साइकोलॉजिकली या यादाश्त के हवाले से या कई फैक्टर्स हैं जिससे रिलेशनशिप मुतासर होने का ख़दशा होता है। गो कि हो सकता है कि आप उससे अवेयर ना हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आप पौधों को पानी देते हैं और जब पानी नहीं देते तो पौधे जो हैं मुरझा जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक रेगुलर उसको पानी देने वाली बात है। तो हर हफ्ते में मिलना ज़रूरी है जो वो वाले दोस्त हैं जो कि गहरे तरीन दोस्त हैं 5। और जो 15 रेगुलर हैं उसके लिए वो कहते हैं कि महीने में एक दफ़ा मिलना ज़रूरी है। और गो कि ये आप ये कह सकते हैं कि अभी इसके बहुत सारे अल्टरनेट्स आ गए हैं, ऐसे कि मुतबादल आ गए हैं कि हम हर वक्त सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो गहरे दोस्त भी हों, और इसी तरह फ़ोन पे भी रहते हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो उसके ज़राए जो है वो मुख्तलिफ हो गए हैं, बट एनीवे कम्युनिकेशन जो है ये मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 150 रिलेशनशिप्स हैं ये मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्चुअली ये सारी बात करने का मकसद, ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि उनकी जो यादाश्त है वो मुतासर हो गई है। मेरा ख्याल है कि उसमें से कुछ लोग तो ठीक है कि कोई पस मंज़र रखते होंगे और उनको ज़रूर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फिनोमेना हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये अपनी हयातियाती जो हदूद हैं उनकी लिमिट्स को इन्होंने क्रॉस किया हुआ है। यानी 150 अगर मैक्सिमम मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि मैं 15,000 रखूँ या 1500 रखूँ या मैं फेसबुक के अपने तमाम दोस्तों को याद रखूँ, मेमोराइज़ करूँ, ये मुमकिन नहीं है। और यही जो है आपके आस पास दफातर आपके तमाम रिलेशनशिप्स उन तमाम को देखा जाए तो 700-800 हो सकता है ये बन जाते होंगे आपके रिलेटिव्स, हो सकता है 1000 तक तो ये फिगर जाता है आपके ऑफिस के जितने भी कुलीग्स हैं उनको लेके। फिर आपके जो फेसबुक आ जाते हैं, ये तमाम ये आप हयातियाती जो हदूद जब आप क्रॉस करते हैं, अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स क्रॉस करते हैं ब्रेन की, तो उससे जो यादाश्त है वो उस तरह मौसर तौर पर काम नहीं करती। और अगर वो उस तरह मौसर तौर पर काम ना कर रही हो तो इसमें यादाश्त का कसूर नहीं है, बल्कि हम अपनी लिमिट्स को कुछ क्रॉस कर रहे हैं। ये नंबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं ये साइकोलॉजिकल हेल्थ, नफ्सियाती हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपने इन गहरे तरीन जो दोस्त हैं इनके साथ दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ बैठ के गपशप ज़रूर कीजिए, मोबाइल से निकलिए, आई कॉन्टैक्ट्स कीजिए। थड़ों पे जो लोग गुफ्तगू करते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वक्त का ज़िया है, लेकिन अदरवाइज़ वो नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और हफ्ते में 2, 3, 4 दफ़ा ऐसे मौके ज़रूर पैदा कीजिए जिसमें आप बस गुफ्तगू करें, चाहे लाजानी गुफ्तगू हो, चाहे वो बिल्कुल मीनिंगलेस गुफ्तगू हो, आप बैठे जिस तरह दोस्तों के साथ कह के लगाइए, इससे आपके कथारसिस होता है। ज़हनी दबाव के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत अरसे से हमारा आई कॉन्टैक्ट जो है उसको वो बहुत कम हो गया है। और वो आई कॉन्टैक्ट कम होने की वजह क्या है, आपके आगे जो एक रेक्टेंगुलर शेप की डिवाइस हर वक्त आपके सामने होती है जिसको मोबाइल कहते हैं, इससे निकलिए। तो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठिए, बात कीजिए और मोबाइल को साइड पे कीजिए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए जिस तरह इंसानों के साथ किया करते थे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती आर्ज़े और बहुत सारे ऐसे मामलात जिस वक्त दुनिया को दरपेश हैं, आप उनसे महफूज रहेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स।
वेलकम बैक। आज एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक निहायती मुतासिर कुन और कामयाब पाकिस्तानी नौजवान से, जिन्होंने ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी निजात नौजवानों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहान रहमान की, जो बरतानिया के सबसे कम उम्र पाकिस्तानी निजात काउंसलर हैं। लेबर पार्टी के नुमाइंदे, बिजनेसमैन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के सरगर्म रहनुमा हैं। फरहान बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं, जबकि अवामी फलाह, कम्युनिटी डेवलपमेंट और शफाफ गवर्नेंस फरहान रहमान की तरजीहात में शामिल है। मजीद उनके कामयाब सियासी करियर की कहानी उन्हीं से जान लेते हैं। फरहान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान, सबसे पहले तो इतनी यंग एज में इलेक्शन जीतना, फिर बरतानिया की सियासत में आपने एक इतना कामयाब कदम रखा है, ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ, ये जो सियासी सफ़र है? My political journey started in 2021 when I stood for the local election. Majorly, I was influenced by my father, who's been a passionate politician for a while. He's had his hand in politics, and I've always wanted to assist him. I found a gap, I found an opening, and I just strived and I went for it, and hence my political career started in 2021. Right. Farhan, you have been doing things that normally one person cannot do in a lifetime, like politics and then business and then community service. Altogether, how difficult was it for you, and was it like natural to you? Was it natural to you that you were able to pull off all these things? No, nothing ever comes naturally. I think with over time, hard work, dedication, it all comes. You've mentioned a few things about everyone from the outside will always see the positives. No one will ever see the negatives. I mean, there was numerous failures, numerous trial and errors that we went through. But the main thing for me the only thing that is the reason why we're sat here today is just that I can never give up. No matter what happens, what failure I may go through, I would always keep my head up, keep going, push to start again. And that is the reason why we are here. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं फरहान कि हमें पता है कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या कश्मीरी कम्युनिटी है, उनको डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस का सामना है। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? The challenges are for all Pakistanis and Muslims as well, especially, as you know. There's a lot of hate and a lot of difficulties for Muslims and Pakistanis in the UK. But I've always said it, and I will always say it. If our own does not join those that are involved in policy making, then how can we benefit and how can we help each other benefit? So the only way we can help is from within. Hence why it's very important, and it's extremely beneficial for all Muslims and Pakistanis to have one of our own in local politics, inshallah, in governmental politics, to continue. And inshallah, that's the way that we can benefit and help our own kind. Right. Farhan, there are a lot of people who are living there in UK, and there are a lot of people who are seeking to come there and get their education or maybe a job. So what would you suggest them? What fields should they join which have better scope there? The opportunities in the UK are vast. There isn't one specific field or sector that you can go into that you can't thrive in. The opportunities, the resources, the areas that you can go into the UK, they're very, very, very huge. The only piece of advice I can give anybody is do something that you enjoy. And that is the only way you will succeed, really. It's the same thing with politics for me. I enjoy it. I find satisfaction in it. Hence why I continue to get up every morning and go to work. Hence why I try my level best to excel. It's the same principle as anything else. Anything in life you do, just enjoy yourself and automatically you will succeed. राइट। अच्छा फरहान, ये बताएं कि बतौर काउंसलर अब आपकी जो नई जिम्मेदारियां हैं, नए सफ़र का भी आगाज़ है, आपकी जो तरजीहात हैं बेसिकली वो क्या क्या हैं, ख़ास तौर पर ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है और यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से? So within my role currently, so the first 2 terms as being an elected councillor, I was the area forum chair. This role, what it entails is I have 5
boards underneath me, to which I communicate with regular stakeholders such as the police, the NHS, any community groups, local faith groups, just to address any of their concerns, anything that they may be feeling, any issues they may have. And as the area forum chair, it's my responsibility to then take this back to any council officers, action any points that may need to be done, and just ensure the smooth sailing of any stakeholders in the ward. Currently, I'm the chair of the General Licensing and Purposes Committee. These responsibilities are is that any restaurant or cafe or bar, or whatever needs to be opened within the London Borough of Hounslow, I am the chair of the committee. So these do have to be signed off by myself to enable restaurants to have the appropriate and correct licenses to operate within the borough. Right. तो फरहान, how important it is to you कि एक नौजवान क़यादत होनी चाहिए वो आगे आए और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर सके, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं और कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो आज तक अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, तो उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप? Communication is always a barrier. I can speak a bit of Urdu. I just prefer not to because obviously my chosen language is English. I don't want to cause a scene in Urdu. It is very, very bad because originally I'm from Dadial Mirpur, so I do speak the dialect of Patwari. So when I speak Urdu, I tend to have a habit of mixing the both. I mix one Patwari into one. It becomes a bit of a mess. But English is the chosen language of the world. Every country you go to, every city you go to, everyone speaks English. The signage is in English. They teach English. So I always urge people to learn as much English as they can. Right. अच्छा, अब फरहान एक और चीज़, आप बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान भी एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जिसमें कारोबारी और सकाफती जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं और कैसे इस ब्रिज को मेंटेन किए हुए हैं? So I'll give you a little bit of background as to where the journey started for me to create this bridge. 2 years ago, my elder brother, he decided to pack his bags from the UK and move to Pakistan. He opened his first coffee shop in Gigamore, to which now he's actually today, he's opening his second restaurant, which is why I'm also in Pakistan, in F6. And from when he moved out here, I have regular communication with him, and he'd always tell me the potential in Pakistan is huge. The potential in Pakistan is huge, and I would never believe it because I'm not here to see it. On this journey that I've been now, my father and my mother and my elder brother, they come regularly. I haven't been in 6-7 years now. I've been here for 2 weeks, and all I can say is the potential that I've seen in Pakistan is second to none. I have not seen it anywhere else in the world, and I do a lot of traveling. Now, for the more, I'm sure you're all aware, there's 60% of the Pakistani population is under 30 years old. Now, with the right resources, the right guidance, the right mentoring, and the network that we can provide, we have now opened a platform called the Entrepreneur Youth Forum. So this platform, I'm the president of it. It's a charitable organization that gives Pakistani individuals and the youth a platform that they can bring any ideas that they may have to open their own businesses, any ideas, any innovation techniques, and we will also provide the funding. So we have investors from the UK who have already provided funding of $250,000, and whatever ideas they may have, we will help them to excel, inshallah. बिल्कुल, इंशाल्लाह फरहान, इंशाल्लाह आप अपने पॉलिटिकल जर्नी में बहुत आगे जाएंगे, और हम देख ही रहे हैं कि एक पाकिस्तानी निजात पहले से ही मेयर लंदन है और उन्होंने राह हमवार की है। मेरा ख्याल है और भी राहें हमारे लिए खोलेंगे और पाकिस्तानियों को वहाँ एक बेहतर माहौल फराहम करेंगे। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ज़रा क्रिकेट का जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, पहले टेस्ट के चौथे रोज़ का खेल जारी है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियानी जो पहला टेस्ट है अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। मेहमान टीम को फतह के लिए मज़ीद 221 रन और मेज़बान टीम को 6 विकेटें दरकार हैं और पाकिस्तान की उम्मीदें रोशन हैं, बल्कि एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में नुमान अली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। ये नवा मौका था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल की और इस शानदार कारकर्दगी के साथ नुमान अली ने
होम टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और अब्दुल कादिर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 4 मरतबा 5 विकेटें हासिल की थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर की अगर बात करें तो टीम में वापसी के बाद नुमान अली ने आखिरी 5 टेस्ट मैच में 5-5 विकेटें हासिल की हैं और नुमान अली की जो 50 टेस्ट मैचों में औसत है वो भी शानदार रही है। उन्होंने 22.60 की एवरेज से 66 विकेटें हासिल की और इकबाल कासिम ने 25.1 की औसत से 111 विकेटें हासिल की थी। जिस तरह से कदाफी स्टेडियम की पिच स्पिनर्स की मदद कर रही है, कल भी हम बात कर रहे थे, आज टेस्ट मैच का नतीजा यकीनी है और पाकिस्तान का पूरा इन्हिसार इस वक्त दिखाई दे रहा है नुमान और साजिद खान पर। क्या जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन पाकिस्तानी स्पिनर्स का दबाव बर्दाश्त कर पाएगी या फिर मेजबान टीम एक और यादगार फतह की जा रही है? इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स सज्जेकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अली और हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा माजिद साहब, एक अच्छी सुबह है, बहुत ही अच्छी सुबह। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ्रंट से सुबह सुबह एक अच्छी खबर मिलने वाली। बिल्कुल, तो माजिद साहब नुमान की बात सबसे पहले करेंगे। पहले तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया अब्दुल कादिर का और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो इनिंग्स जारी है उसमें जो साजिद है वो अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे, ना विकेटें ले रहे हैं और उसके साथ उन्होंने 5 ओवर्स करवाए हैं, उनमें 21 स्कोर उनको पड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब नुमान अली की बात करें तो 13 ओवर में उनको 24 स्कोर पड़ा और उसके साथ साथ उन्होंने जो है इस वक्त इस इनिंग्स में 3 विकेटें भी हासिल कर ली हैं। तो कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं? अली देखें, कुछ अर्से से पाकिस्तान क्रिकेट में एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देते। अब नुमान और साजिद का अगर हम तज्जिया करें तो जब पाकिस्तान ने जनवरी में आखिरी टेस्ट मैच खेला था तो उसके बाद से नुमान ने 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, साजिद खान ने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले। लेकिन नुमान अली इसलिए आज हमें बेहतर नजर आ रहे हैं कि वो क्लब क्रिकेट भी खेलते रहे। वो पिछले दिनों जो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, उसमें भी एक्शन में नजर आए। तो देखें, वो लड़के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और रेगुलर मैच प्रैक्टिस, 2 किस्म की क्रिकेट हमारे यहाँ खेली जाती है। मैं एक दूसरे पहलू की तरफ भी आता हूँ। वो लड़के जो जिनके पास मैच प्रैक्टिस है उनकी परफॉर्मेंस आप देखें बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो लड़के जो सिर्फ नेट्स पे जाके लंबे लंबे कैंप्स पे 2-2, 3-3 हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हम तो करते हैं बॉलिंग की बात, आपने नुमान का पूछा तो नुमान इसलिए बेहतर नजर आ रहे हैं और साजिद इसलिए रस्सी नजर आ रहे हैं कि साजिद ने उतनी रेगुलर खेली है क्रिकेट उन्होंने, लेकिन उतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेली जितनी नुमान ने खेली है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की आप बैटिंग देख लें, हमारे यहाँ कल कोई 41 रन बनाकर आउट हो गया, कोई 42 रन बनाकर आउट हो गया, कोई 39 पर आउट हो गया और आखिरी 6 विकेटें पाकिस्तान की 17 रन पर गिर गई, जिस पर पाकिस्तान के जो हेड कोच थे अजहर महमूद, उन्होंने भी हैरत का इजहार किया कि किस तरह की हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है। अगर कुछ हफ्ते अली और पीछे चले जाए, जब एशिया कप का फाइनल हो रहा था, आखिरी पाकिस्तान के 10 विकेट भारत के खिलाफ 62 रन पर गिर गए। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो खामियां हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट आज थोड़ी सी दुनिया से नीचे जा रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं वो हमारी क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, यही होता है कि पहली इनिंग्स में फिर थोड़ी सी कारकर्दगी थी, दूसरी में यही होता है तू चल मैं आया, वही वाला जो हमेशा से हमारा रहा है रवैया। इसके में है ना, आप इस बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे यहाँ पता क्या है, हमारे यहाँ एक लड़की ने अगर 40 रन बना लिए, वो समझता है यार अगले मैच के लिए तो मेरी जगह पक्की हो गई। उसके बाद वो उतना कीन हमें नजर नहीं आता। तो ये माइंडसेट भी हमें खत्म करने की जरूरत है। और भट्टी साहब, फील्डिंग की अगर बात करें तो वो हमारी जो नाकिस फील्डिंग है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से कल डिजोर्जी और एक्लिटन का आसान एक कैच ड्रॉप कर दिया था, अभी सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप किया है, इस तरफ भी तो बेहतरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरफ क्यों नहीं सोचा जाता? देखिए, बाज इस टेस्ट मैच में क्योंकि अगर आप देखें पिच बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले
एक रिजवान का भी मुश्किल स्टंप था, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो इस किस्म की पिचेस पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम में भी आप देखें, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने जो 370 प्लस बनाए उसमें उन्होंने भी 4 कैचेस छोड़े। तो फील्डिंग का तो हमारा एक पुराना मसला है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बैटिंग पे ज्यादा हमें कंसर्न की जरूरत है। लेकिन एक और चीज हम देखें, हमारी बैटिंग हमेशा से बाहर के मुल्कों में मुश्किल रहती है, लेकिन हम ओवरऑल तो फॉरेन कोच ले आते हैं, बैटिंग में हम गैर मारूफ और पाकिस्तानी कोचेज जो हैं उन पर निसार करते हैं। तो मेरा ख्याल अगर चले पाकिस्तानी कोच भी आपने लगाना है तो लॉन्ग टर्म कोच लगाने की जरूरत है। अभी इमरान फरत आ गए, पिछले दिनों एक हैदराबाद के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे हनीफ मलिक, वो पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के बैटिंग कोच थे। उससे पहले हमने देखा मोहम्मद यूसुफ कोच थे। ये 2-3 सीरीज के बाद बैटिंग कोच तब्दील कर देना, मेरा ख्याल में ये भी हमारी खराब क्रिकेट की एक वजह है। बिल्कुल, मुसलसल तब्दीलियां भी खराब क्रिकेट की एक वजह बन रही हैं। लेकिन अब बाबर आजम को दोबारा मौका दिया गया है। आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इस पहली इनिंग्स में 23 रन बनाए, दूसरी में 42 रन बनाए। तो इस सूरत हाल में उनकी जो कारकर्दगी है कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाबर आजम इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंडर प्रेशर है। 2022 के बाद से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, और 2023 में जब उन्होंने आखिरी वनडे सेंचुरी बनाई थी तो वो भी नेपाल की टीम के खिलाफ मुल्तान में बनाई थी। फिर T20 क्रिकेट में भी बाबर इतने स्ट्रगल कर रहे थे कि नेशनल सिलेक्टर्स ने बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ही ड्रॉप कर दिया। कल मेरे ख्याल में उन्होंने 42 रन की अच्छी इनिंग्स के लिए, आई होप कि उससे उनका एतमाद बढ़ेगा और आखिरी टेस्ट मैच जब पिंडी में होगा तो बाबर आजम, हमें वो बाबर आजम नजर आएंगे जिसके लिए उनको किंग बाबर कहा जाता था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का जितना बड़ा नाम है, मर्तबा है, जितना उनको वर्ल्ड में रेट किया जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्न है। मैं एक आपको, अगर आप मुझे चंद सेकंड में एक वाकया सुना दूं, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, बाहर हो गई, तो एक दिन मेरी ग्रेट जावेद मियादाद से बात हो रही थी। तो जावेद भाई कहने लगे, यार बाबर आजम को अगर मेरे पास लेकर आओ तो मैं उसको बताऊं कि वो कहाँ गलती कर रहा है। मैंने कहा, जावेद भाई आप लोग उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते थे जब आपका मीडिया से मेल जोल रहता था। ये बाबर आजम वगैरह मीडिया के लोगों को उतना रेट नहीं करते। वो कहते भाई हम क्यों मीडिया के लोगों से मिले। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझसे बाबर आजम मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मुल्क में जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, इंजमाम उल हक, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ और बहुत सारे ग्रेट्स जो स्पिनर्स पर जिनको खेलने में कमाल हासिल था, अगर बाबर आजम या दूसरा कोई बैट्समैन जो समझता है कि मेरी बैटिंग में खामी है, अगर भारत से अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर जहीर अब्बास के बाद जाकर उनसे पूछते हैं कि मेरी बैटिंग में जो खामी है वो मुझे बताएं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो क्यों नहीं जाते। जहीर अब्बास तो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में अगर क्रिकेटर्स समझते हैं कि उनकी बैटिंग में कोई ऐसी खामी है जिससे उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो जाए, उनसे जाके मशवरा करें। हो सकता है कि उनकी ये मुश्किल दूर हो भाई सर, जिस जमाने की आप बात करते हैं उस वक्त स्कोर कार्ड बोला करते थे, स्पोर्ट्समैन नहीं। और स्पोर्ट्समैन की खामोशी इसीलिए होती थी कि अगली बार कर दिखाऊंगा। लेकिन इस बार तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी स्पोर्ट्समैन थोड़ी देर के लिए बाहर होता है या थोड़ी देर के लिए खिलाया जाता है, उसके पास उधर यही है कि मैं अंडर प्रेशर हूं, अंडर प्रेशर। बैड पैच चल रहा होता है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि वो बैड पैच चल रहा है। डेफिनेटली यही कहा जाता है कि जब किसी प्लेयर का बैड पैच चल रहा हो तो उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन फैंस भी कितना वेट कर सकते हैं मजीद और कितना सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो कल की परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, उसके बाद जिस तरह से आपने उम्मीद का इजहार किया है कि वो आखिरी टेस्ट में चल जाएंगे, आपको लगता है कि वापस किंग बाबर आजम आ जाएंगे? देखिए, अगर बाबर आजम किंग बाबर आजम नहीं बनेंगे तो फिर तो ये तो हमारी और आपकी फील्ड में भी है ना कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको कोई और रिप्लेस कर जाएगा, तो फिर बाबर आजम को घर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये देखें, है बहुत एक पर्सनल सी बात, लेकिन बहुत सारे दुनिया के क्रिकेटर्स ने इस पे अमल किया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस बात से बाबर आजम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाएगी,
बाबर आजम 28-29 साल के हो गए हैं, अगर उनके वालिदैन की सोचे और उनकी शादी कर दें, हो सकता है कि आने वाली जो लड़की है उनकी जिंदगी में कुछ साबित हो और उनकी ठहराव आ जाए। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मशवरा जो है मेरा ख्याल है बाबर पहुंच ही जाएगा। अभी जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं पहला टेस्ट जीतेंगे, फिर इंशाल्लाह सीरीज भी अपने नाम करेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सोने की कीमतों की बात करते हैं। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की लंबी छलांग जारी है और सोने की फी तोला कीमत तारीखी सतह पर बरकरार है, जिसके मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा कराची एहतशाम मुफ्ती से। एहतशाम, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सोने की कीमत है इसमें इजाफे की वजूहात क्या है और क्यों मुसलसल ये बढ़ रहा है और कीमत कहाँ जाकर रुकने का अंदेशा है? जी बिल्कुल, सोने की कीमतें जितनी आज हैं तारीख में इतनी कभी नहीं थी। आलमी सतह पर चीन, ब्राज़ील, भारत, सऊदी अरब समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तलब बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में फ़ी ऑन सोना $4000 का संग मील उबूर कर चुका है और मकामी सतह पर सोने की फ़ी तोला कीमत 4,35,000 रुपये की होशरुबा सतह पर पहुँच गया है। आलमी सतह पर फ़ी ऑन सोना $5,000 तक पहुंचने की पेशगोइयाँ भी ज़ेर गर्दिश हैं। लिहाजा कीमत कहां जाकर रुकेगी, इस बारे में कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजूहात से मुताल्लिक अगर बात की जाए तो सबसे पहले आलमी जोग्राफियाई व सियासी हालात, अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व की जानिब से शरह सूद में कमी के खदशात, डी डॉलराइजेशन रुझान से डॉलर कमज़ोर होने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक अपने करेंसियों को डिवैल्यूएशन से बचाने, जबकि इन्वेस्टर्स अपने सरमाए को महफूज बनाने के लिए सोने की ख़रीदारी कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा इत्तिशाम, बताएं कि हमेशा सीन डिमांड एंड सप्लाई का होता है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कोई चीज़ महंगी या सस्ती होती है। क्या पाकिस्तान में आवाम की सोने की कुव्वत ख़रीद है इतनी जो इतना महंगा हो रहा है? जी बिल्कुल, दुनिया में जो जोग्राफियाई व सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, बिलखुसूस ब्रिक्स ममालिक का बढ़ता हुआ असर व रसूख और ब्रिक्स ममालिक के मरकज़ी बैंकों की जानिब से डॉलर के बजाय सोने की बढ़ती हुई ख़रीदारी सरगर्मियाँ सोने की कीमत को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। मौजूदा हालात के तनाज़र में अगर देखा जाए तो सोने की कीमतों से मुतालिक माहिरीन की मिली जुली राय है। मुतअद्दिद माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तनज़्ज़ुली तक सोने की कीमतें मुसलसल उड़ान में रहेंगी, जबकि बाज़ दीगर माहिरीन इस ज़िम्न में सूरत हाल को गैर यकीनी करार दे रहे हैं। रही बात अगर सप्लाई और डिमांड की, तो पाकिस्तान में सोने की कीमत आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है और यहाँ सोने की कीमतों पर सट्टा माफिया की वजह से छोटे सर्राफा ताजरों की बड़ी तादाद इस कारोबार को खैरबाद कह चुके हैं। छोटे सर्राफा ताजर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सोने की कीमतों के लिए एक रेगुलेटर अथॉरिटी कायम किया जाए ताकि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव को किसी हद तक काबू में किया जा सके। अच्छा इत्तिशाम, साथ चांदी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है और ये इजाफा इस वजह से हो रहा है कि सोना चूंकि शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है, लिहाजा शहरियों ने चांदी का रुख कर लिया है, जबकि हाईटेक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तैयारी में चांदी के बढ़ते हुए रुझान से आलमी सतह पर चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड नोयत का इजाफे का रुझान गालिब है। फिलवक्त चांदी की मकामी मार्केट में फ़ी तोला कीमत 5,000 रुपये का हिस्सा उबूर कर चुकी है और मौजूदा तमाम तर सूरत हाल की बुनियादी वजह दुनिया भर के जियो पोलिटिकल हालात हैं, जिनके बारे में कोई पेशगोई करना कब्ल अज़ वक्त होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इत्तिशाम हमारे साथ मौजूद थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और जो गोल्ड की प्राइस है उसके वाले से कुछ भी प्रिडिक्ट अभी नहीं किया जा रहा कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। तो जिसके पास गोल्ड है वो तो अमीर से अमीर तरीन होता ही चला जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें देखते हैं ये किस तरह का असरअंदाज होता है, ये जो असर हुआ है गोल्ड की कीमतों पर और इसके साथ साथ जो चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम इसके साथ आपसे
इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।